Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to my YouTube channel Deepti Physics Academy। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स पर एंड चैप्टर इज यूनिट 1 आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो इस चैप्टर पे हमने पहले भी कुछ डिस्कस किया है और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी द्विध्रुव के कारण। तो आज हम डिस्कस करेंगे निरक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होती है और कैसे फाइंड करते हैं। तो आज टॉपिक है अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या फाइंड करना हमें, अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में या फिर ट्रांसवर्शियल पोजीशन में। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अक्षीय या निरक्षीय स्थिति है क्या। तो अक्षीय या निरक्षीय स्थिति को समझने के लिए ये हमारे पास एक द्विध्रुव है, ए भी एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश होते हैं। तो इसमें दो आवेश है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे होते हैं और इनकी अल्प दूरी क्या है, 2a। ठीक, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मध्य बिंदु किसी भी चीज़ की अक्षीय या निरक्षीय स्थिति को उसके मध्य बिंदु से मापा जाता है। तो इसका मध्य बिंदु है O। अब हमें इसको फाइंड करना है अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में, और ये द्विध्रुव रखा हुआ है, एक माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक है K। ठीक है, अब इसके बाद इसकी अक्षीय स्थिति तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से इसकी अक्ष की दिशा में। निरक्षीय स्थिति क्या है, ये है, तो इसकी निरक्षीय स्थिति है ये है इसकी निरक्षीय स्थिति। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमने माना कि इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जो कि इसकी निरक्ष में स्थित है, और हमें इस बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा r दूरी। सबसे पहले हम इस बिंदु P को माइनस क्यू आवेश से मिलाएंगे और इसी तरह से इसे प्लस क्यू आवेश से मिलाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दो आवेश हो गए, प्लस क्यू और माइनस क्यू। हमें अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी वजह से भी उत्पन्न होगी और इसकी वजह से भी उत्पन्न होगी। अब हम इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माना कि एक द्विध्रुव AB एक माध्यम जिसका परावैद्युतांक K है, में रखा हुआ है। द्विध्रुव पर आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है। माइनस क्यू व प्लस क्यू है व इनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी 2a है।
ठीक है, फिर हमें क्या ज्ञात करना है कि इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब देखिए, इसके पहले अक्षीय स्थिति हमने डिस्कस किया था और अक्षीय स्थिति में हमने क्या पढ़ा था, पहले माइनस क्यू के कारण हम निकालते हैं और प्लस क्यू के कारण निकालते हैं। तो सेम इसी तरह इसमें भी करना है। हम माइनस क्यू की वजह से पी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर प्लस क्यू की वजह से पी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा और यहाँ पे ये एक त्रिभुज है, हमें इस दूरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज AOP में पाइथागोरस का यूज करेंगे तो क्या आएगा, AP AO का वर्ग प्लस OP का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे AO क्या है, ये मध्य बिंदु है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी A हो गई, A स्क्वायर प्लस OP क्या है, OP की दूरी R है, R स्क्वायर, देन AP इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमें एक मान मिल गया। ठीक है, इसी तरह से BP, इसका मान भी यही होगा, BP A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, ये हमें AB और BP के मान दोनों के मिल गए। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होगी, E1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या होती है, तीव्रता 1/4πε0 K Q/R स्क्वायर, Q/R स्क्वायर। यहाँ पे R स्क्वायर क्या है, ये है आवेश, और R स्क्वायर क्या होता है, जिस बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उन दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे आएगा AP स्क्वायर। ठीक है, AP स्क्वायर का मान क्या है, चलिए इतना ही ठीक है, बाद में पुट कर देंगे, मान हमें पता है, हम इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। इसके बाद है प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E2 बराबर कितनी हो जाएगी, E2 1/4πε0 K Q/BP। अब इसकी दिशा देखेंगे, ये हमारे पास चित्र है, इस पे सबसे पहले हमने निकाला ये प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। यहाँ पे अगर एक परीक्षण धनावेश रखा हुआ है और यहाँ पे भी धन है तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, दोनों में प्रतिकर्षण होगा और जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा हो जाएगी इस तरह से E1। ठीक, इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण
यहाँ पे जो आवेश रखा हुआ है वो इसकी तरफ आकर्षित होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी E2। ठीक है, तो E1 की दिशा क्या हो गई, ये हो गई, इस तरह से सीधे चला जाएगा, इसको हम और सीधे लिखेंगे। इस तरह से E1 और E2। अब ये क्या है, E1 और E2 दो सदिश हैं, दो सदिश हैं और एक कोण बना रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, दो घटकों में वियोजित करेंगे। दो घटकों में वियोजित करना, जैसे E1 है इसको भी हम दो घटक, एक क्षैतिज और एक लंबवत घटक में वियोजित करेंगे। इसी तरह से E2 को भी एक क्षैतिज घटक और एक लंबवत घटक में वियोजित करेंगे। तो E1 को हम एक क्षैतिज घटक और एक लंबवत घटक इस तरह से हम वियोजित करेंगे। ठीक, इसी तरह से ये हमारे पास E2 है, ये हमारे पास थीटा है, तो ये हो जाएगा थीटा। ये भी हमारे पास थीटा है, तो ये कोण भी हो जाएगा थीटा। अब हमारे पास ये है E2 सदिश, इसको भी दो घटकों में वियोजित करेंगे, तो इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा ये और इसका लंबवत घटक हो जाएगा ये। ठीक, तो इस तरह से हमें मिल गए दोनों के, हमने घटकों को क्षैतिज और लंबवत में वियोजित कर दिया। अब इसको हम किस तरह से नाम देते हैं, तो कोई भी जब किसी भी सदिश को हम दो घटकों में वियोजित करते हैं, तो जो थीटा के सामने वाला कोण, सामने वाला घटक होता है, उसे हमेशा साइन थीटा देते हैं। तो आप इस रूल को सब जगह फॉलो करोगे तो ये सही से आपको घटक को वियोजित करने में आसानी रहेगी। हमारे पास देखिए, सबसे पहले हम इस थीटा को ले रहे हैं, इस थीटा के सामने वाला घटक क्या है, यहाँ पे आना चाहिए, और इसके समांतर क्या है, ये वाली लाइन, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और हमने किसको वियोजित किया, किसका घटक है, E1 का, तो ये हो गया E1 साइन थीटा। जब एक सामने वाला घटक साइन थीटा हो गया, तो अब दूसरा क्या होगा, क्षैतिज घटक कॉस थीटा। तो ये हमारा क्षैतिज है, तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। इसी तरह से हम E2 को भी वियोजित करेंगे। ये है थीटा, थीटा के सामने वाला घटक है, थीटा के सामने ये, यहाँ पे अगर हम एक लाइन खींचे तो ये आएगी, और इसके समांतर क्या है, ये वाली लाइन, तो इसको हम क्या नाम देंगे, E2 साइन थीटा। और ये क्षैतिज घटक को क्या नाम देंगे, E2 कॉस थीटा। ठीक, इतना आ गया समझ में कि हमें ये किस तरह से साइन थीटा और कॉस थीटा में वियोजित करना है। जो थीटा के सामने वाला घटक है उसे कॉस थीटा उसे साइन थीटा देना, या फिर इस तरह से समझे, जो थीटा जिसके साथ क्षैतिज है, जिस क्षैतिज लाइन के साथ थीटा कोण बना रहा है, उस क्षैतिज लाइन को हमें कॉस थीटा देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने घटकों में वियोजित कर लिया है। अब देखिए, तो यहाँ पे इस तरह से हमें क्षेत्र मिले, तो अब हमें बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर, अब यहाँ पे देखिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, तो ये दोनों परिमाण में बराबर हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को निष्फल कर देंगे। तो ये दोनों तो एक दूसरे को निष्फल कर दिए। अब P पर किसकी वजह से विद्युत क्षेत्र बचा, इसकी और इसकी वजह से तो अब निष्फल हो गया, केवल हमारे पास बचा ये E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। तो ये दोनों एक ही अक्ष की तरफ लग रहे हैं, एक ही दिशा है दोनों की, तो ये दोनों के द्वारा जो भी विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम टोटल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस
E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे। E1 की वैल्यू हमें पता है, हम ज्ञात कर चुके हैं, और E2 की वैल्यू भी हम ज्ञात कर चुके हैं। हमें cos थीटा का मान चाहिए। तो cos थीटा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो E1 एंड E2 का मान पुट कर लेते हैं। E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP स्क्वायर, प्लस E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन BP स्क्वायर। ठीक, और cos थीटा दोनों में कॉमन है, तो इसे हम कॉमन कर देंगे। क्या करेंगे, AP और BP का मान रख देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे AP का मान है A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, BP का मान है A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर cos थीटा। ये दोनों मान एक समान है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, और साथ में क्या है, cos थीटा। अब हमें cos थीटा का मान ज्ञात करना है। cos थीटा का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, चित्र में थीटा ये है, हमें cos थीटा ज्ञात करना है। तो हम कोई सा भी त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज POQ में cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, OB, कर्ण क्या है, BP। OB का मान कितना है, A, और BP का मान कितना है, BP का मान हम पहले निकाल चुके हैं, रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा cos थीटा का मान। इस cos थीटा के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। इतना आ गया आप लोगों को समझ में। देखिए, अब क्या करेंगे, हम cos थीटा का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E वेक्टर 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इतना तो है। cos थीटा का मान क्या आया है, A बटे A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो गया मान। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A। तो यहाँ पे भी देखिए Q है, ये Q है, और यहाँ पे A है, और यहाँ पे 2 है। तो 2 और Q और A इनका गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और 2A और Q को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। और इसके बाद यहाँ देखिए, ये और ये A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दोनों रूट में है और गुणा हो रहा है, तो इसका मान हो जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
सॉरी, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सब जगह स्क्वायर है, तो हमें भी यहाँ पे क्या करना था, स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये रूट हट जाएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे भी रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी रूट हट जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे हमने कॉस थीटा का मान रख दिया है। कॉस थीटा का मान रखने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे रूट है, तो हम वैल्यू हटाएंगे, 1/2, इसकी 1/2 यहाँ हो जाएगी 3/2। अब देखिए यहाँ से ये आ गया ई का मान। अब इसके बाद है, यदि बिंदु P द्विध्रुव से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, यदि बिंदु P द्विध्रुव से बहुत अधिक दूर स्थित है, क्या होगा अगर ये बिंदु P द्विध्रुव से बहुत दूर स्थित है। अगर द्विध्रुव से बहुत दूर स्थित होगा तो r का मान बहुत बड़ा होगा। r इज ग्रेटर देन किससे, द्विध्रुव की लंबाई है a से बहुत बड़ा होगा, और इसलिए r स्क्वायर भी बहुत बड़ा होगा a स्क्वायर से, मतलब a की वैल्यू बहुत कम होगी। तो हम a स्क्वायर को नगण्य कर देंगे, a स्क्वायर को नगण्य मानने पर। तो समीकरण 2 में हम ए स्क्वायर को नगण्य कर देंगे, इसको क्या बचेगा हमारे पास, E इज इक्वल टू 1/4πε0 के P अपॉन ए स्क्वायर नगण्य हो गया, क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r⁻3। ये आ गई हमारी निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। इसे हम वायु या निर्वात में फाइंड करेंगे। क्या होता है वायु या निर्वात में, k बराबर 1। सो ई वेक्टर 1/4πε0 P अपॉन r³। विद्युत क्षेत्र है, मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। ये आ गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। अच्छा, अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें, इसके पहले हमने अक्षीय स्थिति पढ़ा था और अभी हम पढ़ रहे हैं निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में क्या था, 1/4πε0 P अपॉन 2P अपॉन r³, और यहाँ पे P अपॉन r³ है। मीन्स अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता आती है वो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का 2 गुना होती है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।